हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ देखिए, क्लासिकल अर्थशास्त्र में जितनी भी थ्योरीज या सिद्धांत विकसित हुए उसमें व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को अलग करके नहीं देखा गया, लेकिन इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 में जब विश्वव्यापी मंदी आई तो क्लासिकल अर्थशास्त्र के विचार धराशायी हो गए। यानी क्लासिकल अर्थशास्त्र ने जो थ्योरी दी थी वो फेल हो गई। तो ऐसी स्थिति में उस समय के अर्थशास्त्रियों को अलग से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। और उसी दौरान रागनर फ्रिश ने 1933 में व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से अलग अलग विश्लेषण करना शुरू किया। यानी पहली बार रागनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र में दो ब्रांचेज विकसित की, व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण और समष्टि आर्थिक विश्लेषण। और इसी की बदौलत 1969 में जब अर्थशास्त्र में पहली बार नोबेल प्राइज दिया जाने लगा तो पहला नोबेल प्राइज रागनर फ्रिश को मिला। हालांकि इसके साथ टिनबर्जर को भी नोबेल प्राइज दिया गया। और इसी दौरान 1929 की जब तीसा की मंदी आई तो इस तीसा की मंदी से कैसे उबरा जाए, इसको लेकर हम जानते हैं कि जेएम किन्स, जिन्होंने 1936 में जर्नल थ्योरी प्रकाशित की और उस जर्नल थ्योरी में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को मंदी से दूर किया जा सकता है या अर्थव्यवस्था को कैसे मंदी से बाहर निकाला जा सकता है। और इसी की प्रेरणा से अमेरिका के तात्कालिक जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट ने न्यू डील नीति को अपनाया और यूएसए को उस मंदी से बाहर निकाला। तो यानी कहने का मतलब है कि क्लासिकल अर्थशास्त्री सरकार के इंटरफेरेंस को, सरकार की हस्तक्षेप को कम से कम करना चाहते थे। लेकिन जेएम किन्स ने कहा कि यदि अर्थव्यवस्था को बेरोजगारी या मंदी जैसी आर्थिक समस्याओं से निकालना है तो सरकार का हस्तक्षेप या सरकार का इंटरफेरेंस अति आवश्यक है और सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहिए। सरकार की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। तो जैसे जैसे सरकार की भूमिका बढ़ती गई अर्थव्यवस्था में, वैसे वैसे समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व भी बढ़ता चला गया। और यहाँ हम देखेंगे कि क्या अंतर है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में। तो देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको इंग्लिश में माइक्रो और समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो कहा जाता है। माइक्रो शब्द माइक्रोस से और मैक्रो शब्द मैक्रोस से बना है। माइक्रोस और मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के शब्द हैं, और जबकि माइक्रो और मैक्रो शब्द इंग्लिश वर्ड हैं जो ग्रीक शब्द से निकले हैं। कंपटीशन में भी ऐसा कई बार पूछ लिया जाता है कि माइक्रो शब्द किस भाषा का है, तो इंग्लिश का, और माइक्रोस और मैक्रोस किस भाषा के हैं, तो ग्रीक भाषा के वर्ड हैं। अब देखिए, माइक्रो या माइक्रोस का मतलब है लघु, सूक्ष्म या व्यक्तिगत इकाई, और मैक्रो या मैक्रोस का मतलब है वृहद या समग्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन करने से है और समष्टि अर्थशास्त्र का तात्पर्य समग्र इकाइयों या संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन से है। यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है कीमत प्रणाली का, कि कीमत प्रणाली का जो कीमत प्रणाली तंत्र है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है, क्योंकि कीमत प्रणाली के अंतर्गत किसी फर्म विशेष की कीमत का निर्धारण या किसी फर्म विशेष के उत्पादन और कीमत का निर्धारण का हम अध्ययन करते हैं, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। जबकि राष्ट्रीय आय व रोजगार का निर्धारण समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय आय, रोजगार, विदेशी व्यापार, विनिमय इत्यादि समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं, जैसे कतली बनाने का की विधि का एग्जाम्पल लिया गया है। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से संबंधित है कि जिस प्रकार से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक कतली बनाना जो है वो एक माइक्रो लेवल पे होता है, जो व्यष्टि से संबंधित है। और जब सभी कतलियों को मिलाकर एक पिंडर बनाया जाता है पूरा का पूरा, वो एक समग्र को दर्शाता है। इसी प्रकार से विजन के अनुसार देखूं तो माइक्रोस्कोप विजन जो है वो एक प्रकार से सूक्ष्मदर्शी
का जो है एक प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। और स्काई बर्ड विजन, जिस प्रकार से आसमान से एक पक्षी नीचे देखता है तो उसको बहुत बड़ा भाग एक साथ दिखाई देता है, तो वो एक प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण है। इसी प्रकार से है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस और जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो जो आंशिक विश्लेषण है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के किसी एक हिस्से का अध्ययन या किसी एक इकाई का अध्ययन जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। और संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन जो है वो पार्शियल जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। यहाँ हम देखेंगे कि किसी व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन जो अभी हमने बात की है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन, तो ये समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा है। फिर आता है सीमांत विश्लेषण। सीमांत विश्लेषण का मतलब है कि किसी एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन करने पर कुल में जो परिवर्तन होगा उसे हम सीमांत विश्लेषण कहते हैं। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत फर्मों, व्यक्तिगत इकाइयों के अंतर्गत इस प्रकार के अध्ययन किए जाते हैं जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। और सकल और समग्र विश्लेषण हम जानते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही आते हैं। फिर है व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन। किसी व्यक्तिगत फर्म की समस्याएं हैं, उसका समाधान कैसे हो, उससे संबंधित नीति निर्माण कैसे किया जाए, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा है। जबकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का समाधान, जैसे मुद्रास्फीति है, बेरोजगारी है, तो इसका समाधान कैसे हो, उसके संबंधित नीति निर्माण किस प्रकार से किया जाए, ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। फिर है सरल विश्लेषण, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र अपने आप में एक सरल विश्लेषण है। क्यों? क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के एक हिस्से का अध्ययन है, इसलिए स्वतः ही वो सरल है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र कठिन व जटिल विश्लेषण है, क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन किया जाना है तो वो स्वतः ही जटिल बन जाता है। फिर है प्रोफेसर बोल्डिंग ने इसका एक एग्जाम्पल लिया है जंगल और जंगल में एक पेड़ का, कि यदि इस जंगल में एक पेड़ का अध्ययन करते हैं तो वे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत का एक अच्छा उदाहरण है। और यदि हम संपूर्ण जंगल का अध्ययन करते हैं तो वो समष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसी अर्थव्यवस्था के किसी एक हिस्से, किसी एक इकाई, किसी एक फर्म का अध्ययन है, उससे संबंधित समस्या का समाधान या नीति निर्माण से संबंधित है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हो, उससे संबंधित नीति निर्माण कैसे किया जाए, ये सब समस्याओं का अध्ययन जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। धन्यवाद।